हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी की यूनिट 5th को। अगर आपने लास्ट 4 यूनिट्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाके देख सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत छोटी यूनिट है, 20-25 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत क्या है, इंडियन साइबर लॉज के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव और स्कोप पढ़ेंगे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज पढ़ेंगे, ओवरव्यू पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड रजिस्ट्रेशन का भारत के अंदर, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। अगर आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता होगा तो, अगर 80 मार्क्स का होता है तो फिर मतलब हाफ ऑफ बढ़ जाते हैं। और इस यूनिट से सबसे ज्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, और टॉपिक रखे के रखाए जाते हैं। तो अगर ये यूनिट आप करके गए हो तो 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत क्या है इंडिविजुअल्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है? ये रूल्स और गाइडलाइंस का एक सेट होता है जो कि डिजाइन किया जाता है सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, साइबर थ्रेट्स को प्रिवेंट करने के लिए और सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेस को एंश्योर करने के लिए। तो दोनों ही इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की को जरूरत होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की, ताकि वो अपने पर्सनल और बिजनेस इंफॉर्मेशन को साइबर अटैक से सेफ गार्ड कर सकें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत इंडिविजुअल्स को क्यों होती है। पहला है डेटा के प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या करती है, आइडेंटिटी थेफ्ट को प्रिवेंट करती है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स को से बचाती है और ऑनलाइन स्कैम से बचाती है। दूसरा, ये हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स को सिक्योर रखती है, क्योंकि इसके थ्रू हमारा जो पासवर्ड मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग हो जाता है और मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के थ्रू साइबर थ्रेट्स भी प्रिवेंट किया सकती है, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाए फिशिंग ईमेल्स को, मालवेयर को और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को। चौथी चीज है, ये एंश्योर करती है सेफ ब्राउजिंग को और डिजिटल फुटप्रिंट्स को, यानी कि ये गाइड करती है इंटरनेट यूजर को कि वो उसका ट्रैकिंग अवॉइड हो सके या डेटा लीक्स उससे अवॉइड हो सके। ठीक है। फिफ्थ है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी जो है हेल्प करती है प्राइवेसी मेंटेनिंग में सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, आयोग की तरह आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत क्या है ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ऑर्गेनाइजेशंस में ये हेल्प करती है डेटा ब्रीचेस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि इसके थ्रू जो कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉइज की, रिकॉर्ड्स की या कस्टमर डेटा की, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, ये एंश्योर करती है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉ के साथ काम करे, यानी कि हेल्प करती है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो करे साइबर लॉस को, जैसे कि GDPR, IT एक्ट 2000, HIPAA। इनको हम आगे पढ़ेंगे ताकि जो लीगल पेनल्टीज हैं उनको अवॉइड किया जा सके। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के थ्रू साइबर सिक्योरिटी रिस्क को भी रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइंस टू प्रिवेंट हाईजैकिंग, हैकिंग, रैंसमवेयर एंड इनसाइडर थ्रेट्स। इसके थ्रू एम्प्लॉय की सिक्योरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जा सकती हैं, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो स्टाफ है वो फॉलो करे सेफ वर्क प्रैक्टिस को, जैसे कि ईमेल की सिक्योरिटी, रेस्ट्रिक्टेड डेटा के एक्सेसेस एक्सेट्रा। और पांचवा यूज है कि ये बिजनेस की कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी को हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिपेयर करता है साइबर इंसिडेंट्स के लिए, डेटा लॉस के लिए, सिस्टम फेलियर के लिए, कि उस टाइम पे भी हमारा काम रुके नहीं। ठीक, तो ये जरूरत है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की। बात करते हैं इंडियन साइबर लॉस की। तो इंडियन साइबर लॉस क्या है? ये एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जो कि डिजाइन किया जाता है डिजिटल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए, साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए और ऑनलाइन सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया था इंडियन साइबर लॉस। तो ये लॉ हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कि वो प्रोटेक्टेड रहें या बचाव में रहें साइबर थ्रेट से, जैसे कि हैकिंग, डेटा थेफ्ट, फ्रॉड या ऑनलाइन हरेसमेंट। तो कौन कौन सी इंडियन साइबर लॉज और एक्ट्स हैं? तो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT एक्ट 2000 है, जो कि इंडिया का प्राइमरी साइबर लॉ है और ये रेगुलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को, यानी कि जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, साइबर क्राइम्स को और डिजिटल सिक्योरिटी को। दूसरा है IT अमेंडमेंट एक्ट 2008, जो कि स्ट्रेंथन करता है साइबर क्राइम लॉज को, और इसके अंदर प्रोविजंस है आइडेंटिटी थेफ्ट के, साइबर टेररिज्म के और ऑनलाइन फ्रॉड के। अगला है इंडियन पिनल कोड सेक्शन साइबर क्राइम के ऊपर, जो कि पेनलाइज करते हैं डिफेमेशन को, डेटा थेफ्ट को और साइबर स्टॉकिंग को। चौथा है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, PDPB। तो एक प्रपोज लॉ था जिसने जो आया था ताकि जो डेटा की प्राइवेसी है और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी है उसको रेगुलेट किया जा सके।
तो ये की इंडियन साइबर लॉस और एक्ट्स हैं, एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज दिया है नोट्स। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है साइबर लॉस की इंडिया के अंदर। तो लॉस क्यों जरूरी होते हैं क्राइम को रोकने के लिए? तो पहला है साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए ये जरूरी है क्योंकि ये एड्रेस करता है इश्यूज को, जैसे कि हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड। दूसरा, इसके थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट किया जा सकता है, यानी कि ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स को ये सिक्योर कर देता है। तीसरा है पर्सनल और कॉर्पोरेट डेटा के प्रोटेक्शन के लिए जरूरत है साइबर लॉस की, क्योंकि इसके थ्रू रूल्स डिसाइड हो जाते हैं डेटा की प्राइवेसी के लिए, डेटा की प्रोटेक्शन के लिए और डेटा की सिक्योरिटी के लिए। चौथा है कि ये एंश्योर करता है लीगल फ्रेमवर्क साइबर ऑफेंसेस के लिए। तो ये प्रोवाइड करता है पेनल्टीज साइबर बुलिंग के लिए, फिशिंग के लिए और साइबर टेररिज्म के लिए। एंड फाइनल जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है कि ये डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट करता है, यानी कि सपोर्ट करता है सिक्योर ई गवर्नेंस को, आधार रेगुलेशंस को या आईटी कंप्लायंस को। आई होप इतना समझ गए। अब अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ जाता है, बहुत बार आया। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो है ये इंडिया का लेटेस्ट लॉ है, जिसका एम है इंडिविजुअल्स के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना। इसके साथ साथ ये एंश्योर करता है कि जो यूजर है वो भी रेस्पॉन्सिबल डेटा की हैंडलिंग करे, चाहे यूजर करे चाहे ऑर्गेनाइजेशन करें। तो ये एस्टैब्लिश करती है, जो ये हमारे पास एक्ट है ये एस्टैब्लिश करता है डेटा कलेक्शन के रूल्स को, उसके प्रोसेसिंग को और प्राइवेसी राइट्स को, जिससे कि जो इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम है वो ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन कर पाए। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? तो पहला ऑब्जेक्टिव है इंडिविजुअल की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना। दूसरा है कि ये राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन करता है इंडिविजुअल्स के लिए भी, यानी कि इंडिविजुअल्स की भी कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं, उनको भी डिफाइन करता है ये डीपी एक्ट जो है। ठीक है, तो ये ग्रांट करता है इंडिविजुअल राइट्स को, सॉरी भाई, तो ये ग्रांट करता है इंडिविजुअल राइट्स को पर्सनल डेटा के ऊपर, इसके साथ साथ इम्पोज करता है ऑब्लिगेशंस को डेटा हैंडलर्स के ऊपर। इसके थ्रू डेटा का मिसयूज भी प्रिवेंट हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को, लीक्स को और ब्रीचेस को। चौथा ऑब्जेक्टिव है कि ये डेटा के कलेक्शन को रेगुलेट करता है, उसके प्रोसेसिंग को रेगुलेट करता है, क्योंकि ये एंश्योर करता है कंपनीज को कि वो सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी डेटा ही कलेक्ट करेंगे यूजर के कंसेंट के साथ। ये प्रमोट करता है डेटा की सिक्योरिटी को और अकाउंटेबिलिटी को, यानी कि इसके थ्रू बिजनेसेस को की रिक्वायरमेंट होती है कि वो इंप्लीमेंट करें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स अपनी अपनी बिजनेसेस में। और आखिरी ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ये अलाइन करता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ, यानी कि इस एक्ट के साथ हमारे जो इंडियन डेटा लॉज हैं वो ग्लोबल डेटा जो लॉज हैं, ग्लोबल की जो लॉज हैं, पूरी दुनिया की जो लॉज हैं या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके साथ मैचअप करता है, ताकि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बने। ठीक, अब स्कोप क्या है इसका? तो ये अप्लाई होता है सभी इंडिविजुअल्स पे, सभी बिजनेसेस पे और सभी गवर्नमेंट बॉडीज पे कि वो हैंडल करें डिजिटल पर्सनल डेटा को। दूसरा, ये कवर करता है इंडियन और फॉरेन एंटिटीज को कि अगर डेटा इंडियन सिटीजन का है और किसी भी फॉरेन कंपनी में, तब भी एक्ट लगता है। तीसरा, ये कंसेंट बेस्ड डेटा कलेक्शन इसके अंदर होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा क्लियर और इन्फॉर्म कंसेंट में होनी चाहिए बिफोर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा। ये यूजर के राइट्स को मेंटेन करता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो एक्सेस कर सकता है, करेक्ट कर सकता है और डिलीट करता है अपने पर्सनल डेटा को, और कंसेंट को भी विड्रॉ कर सकता है अगर कोई उससे अपनी उसकी एक इंफॉर्मेशन मांगे। ये डेटा फिड्यूशरीज और प्रोसेसर्स में भी काम आता है, क्योंकि एस्टैब्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रूल्स जो कि कलेक्ट करती हैं और प्रोसेस करती हैं डेटा को। और अगर कोई डेटा की ब्रीचेज होती हैं, नॉन कंप्लायंस होता है या मिसयूज होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तो ये हैवी फाइन्स भी इम्पोज करता है इस एक्ट के थ्रू। अगला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज क्या है साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्पेस के अंदर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो मतलब क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है क्रिएशन ऑफ द माइंड्स, यानी कि जो भी चीज हमने क्रिएट करी है अपने माइंड के क्रिएशन से, जैसे कि इन्वेंशन करी है, कोई नया आर्टिस्टिक वर्क किया है, नए ट्रेडमार्क लाए हैं, नया सॉफ्टवेयर लाए हैं, नया बिजनेस आइडिया है, तो उसकी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इस डिजिटल एरा के अंदर साइबर थ्रेट्स बढ़ गए हैं, पायरेसी बढ़ गई है, डेटा थेफ्ट बढ़ गया है, तो उससे आईपी प्रोटेक्शन जो है वो सीरियस चैलेंज बना हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो रेफर करता है क्रिएशन ऑफ माइंड से। ठीक, तो की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज कौन कौन से साइबर स्पेस में? तो पहला है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो आज की डेट में जैसे किसी ने कुछ अपना भाई यूनिक सा कोई प्रोडक्ट बनाया, तो लोग उसकी अनऑथराइज्ड कॉपी कर लेते हैं, उसको शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे कि म्यूजिक हो गई, मूवीज हो गई, बुक्स हो गई या सॉफ्टवेयर हो गया। दूसरा इश्यू है सॉफ्टवेयर पायरेसी का, यानी कि इलीगल डुप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या यूज कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर का बिना वैलिड लाइसेंस के।
तीसरा है ट्रेडमार्क वायलेशन, यानी कि ब्रांड नेम्स का यूज करना, लोगोस का यूज करना या डोमेन नेम्स का यूज करना बिना परमिशन के, जिसकी वजह से फ्रॉड या कंफ्यूजन हो सकता है लोगों के साथ। चौथा है पेटेंट थेफ्ट या रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पेटेंटेड सॉफ्टवेयर को चुरा लेते हैं, एल्गोरिथम्स चुरा लेते हैं या टेक इनोवेशंस को चुरा लेते हैं ताकि वो एक डेवलप कर पाए कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, और इससे जो ओरिजिनल बंदा उसको बहुत भारी नुकसान होता है। ठीक है। अगला है डेटा और ट्रेड सीक्रेट थेफ्ट, यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस देते ना बिजनेस प्लान्स में, फॉर्मूलाज में या कॉन्फिडेंशियल डेटाबेसेस में। अगला इश्यू है डिजिटल प्लेगरिज्म। ये इसका मतलब होता है कि जो ऑनलाइन कंटेंट हमने पब्लिश किया है, जैसे कि ब्लॉग्स हो गए, रिसर्च आर्टिकल्स हो गए, डिजाइन्स हो गए, उनको कॉपी कर लेना और पब्लिश कर देना बिना किसी कंसेंट के या बिना प्रॉपर एट्रीब्यूशन के। तो ये की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज है साइबर स्पेस में। अब ये कैसे अफेक्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को? साइबर थ्रेट्स। तो साइबर थ्रेट्स, पहला तो हैकिंग और डेटा ब्रीचेस के वजह से साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो पेटेंट्स को चुरा लेते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स को चुरा लेते हैं और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज को चुरा लेते हैं और किसी और को बेच देते हैं, जिससे कि जो ओरिजिनल कंपनी है उसको बहुत नुकसान होता है। दूसरा, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एंड काउंटरफीट्स। तो आज की डेट में कुछ फेक प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, डिजिटल गुड्स आ चुके हैं जो कि एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम्स के अंडर में सोल्ड किए जाते हैं। कोई भी ब्रांड नेम उठा लीजिए, उसका कॉपी आपको मिल जाएगा और कई बार तो ऐसा है वो बिल्कुल सेम नाम से बिक रहा होगा। अगला है मैलवेयर एंड आईपी थेफ्ट, यानी कि स्पाईवेयर और कीलॉगर्स जो हैं उनके थ्रू सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेना। डोमेन स्क्वेटिंग, जहां पे साइबर क्रिमिनल्स रजिस्टर करते हैं डोमेन नेम्स को सिमिलर टू वेल नोन ब्रांड्स ताकि वो उनके साथ फ्रॉड कर सकें या प्रॉफिट कर सकें। अब कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन? तो कॉपीराइट करके, पेटेंट करके और ट्रेडमार्क करके, यानी कि लीगली रजिस्टर करेंगे हम अपने आईपी एसेट को एक्सक्लूसिव ओनरशिप राइट्स के लिए। दूसरा, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट का यूज करेंगे हम, यानी कि हम यूज करेंगे सिक्योरिटी टूल्स का ताकि हम ये अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है या कॉपी जो है अपने हमारे डेटा का वो प्रिवेंट हो सके। तीसरा, हम साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करेंगे, यानी कि इंप्लीमेंट करेंगे फायरवॉल्स को, एनक्रिप्शन को और सिक्योर एक्सेस कंट्रोल्स को। चौथा, हम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस सीक्रेट्स को पर लीगली बाइंडिंग एम्प्लॉयज एंड पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज है और हमारे पार्टनर्स है उनको हम लीगली बाइंड करेंगे कि वो किसी कहीं पे भी डिस्क्लोज ना करें। तो ये एग्रीमेंट्स होता है। मॉनिटरिंग और लीगल एक्शन, यानी कि हम ट्रैक कर सकते हैं आईपी के मिसयूज को और उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर हमें कोई इन्फ्रिंजर पाया गया। अब ओवरव्यू क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस को भारत के अंदर? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है इंडिया के अंदर प्रोटेक्ट करता है माइंड की क्रिएशंस को, जैसे कि कोई इन्वेंशन हो गई, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, ब्रांड नेम हो गया या ट्रेड सीक्रेट्स हो गया। ये लो हेल्प करती हैं इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को कि वो अपनी इनोवेशन जो है उसको अनऑथराइज्ड यूज से सेफ गार्ड कर सके। तो की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस कौन कौन सी है भारत के अंदर? तो पहला है कॉपीराइट एक्ट 1957 जो कि प्रोटेक्ट करता है आर्टिस्टिक, लिटरेरी और म्यूजिकल और सॉफ्टवेयर वर्क्स को। इसके अंदर बुक्स, फिल्म्स, सॉन्ग्स, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन कंटेंट आता है। तो कॉपीराइट ओनर जो है वो उसके पास क्या मिल जाता है? उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करे, डिस्ट्रीब्यूट करे या सेल करे अपने काम को। दूसरा एक्ट है पेटेंट्स एक्ट 1970 जो कि 2005 में अमेंडमेंट किया गया था उसके अंदर। तो ये जो एक्ट है ये एक्सक्लूसिव राइट्स दे देता है इन्वेंटर्स को कि वो न्यू और यूजफुल इन्वेंशंस बना पाए। जो पेटेंट प्रोटेक्शन है वो 20 साल तक लास्ट करता है फिलिंग डेट से, और ये प्रिवेंट करता है दूसरों को कि वो न तो बनाए, न सेल करें, न कॉपी करें पेटेंटेड इनोवेशन को। अगला है ट्रेडमार्क एक्ट जो कि 1999 में आया था। तो ये प्रोटेक्ट करता है ब्रांड नेम्स को, लोगोस को, स्लोगन्स को और डोमेन नेम्स को। ठीक है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है वो दे देता है एक्सक्लूसिव राइट 10 ईयर्स के लिए और उसके बाद रिन्यू होता है। ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड यूज को, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स को और ब्रांड के मिसयूज को। अगला है डिजाइन एक्ट 2000 जो कि प्रोटेक्ट करता है इंडस्ट्रियल डिजाइन को, शेप्स को या प्रोडक्ट के एस्थेटिक्स को। ये एंश्योर करता है यूनिक प्रोडक्ट के डिजाइन को जो कि कॉपी ना हो। ठीक है। और ये जो प्रोडक्शन है ये 10 साल तक लास्ट होती है और इसको हम 15 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगला है जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 जो कि प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट्स को जो कि स्पेसिफिक लोकेशन से हो रहे हैं, जैसे दार्जिलिंग की टी, बनारसी की साड़ीज इस नाम से बिकता है ना। एंश्योर करता है क्वालिटी के एश्योरेंस को और ऑथेंटिसिटी को, और ये प्रिवेंट करता है रीजनल प्रोडक्ट नेम्स का मिसयूज हो। ठीक। अगला है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000। तो ये प्रोटेक्ट करता है सेमीकंडक्टर चिप्स और सर्किट्स के डिजाइन को, और ये एंश्योर करता है कि जो क्रिएटर है उसको एक्सक्लूसिव राइट मिले 10 साल के लिए। अब साइबर एंड डिजिटल आईपी प्रोटेक्शन एक्ट कौन कौन से इंडिया के अंदर? तो पहला है आईटी एक्ट 2000 जो कि एड्रेस करता है साइबर थेफ्ट्स को, डिजिटल पायरेसी को और सॉफ्टवेयर कॉपीराइट वायलेशंस को। अगला है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हेल्प करता है डिजिटल एसेट्स को सिक्योर करने में, ऑनलाइन कंटेंट को सिक्योर करने में।
डिजिटल राइट मैनेजमेंट प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड कॉपी को बेचने में, और जो ऑनलाइन कंटेंट है, ठीक है, अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ ऑनलाइन कंटेंट ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। अब हम बढ़ते हैं फाइनल टॉपिक पे कि पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क क्या होते हैं, इसमें डिफरेंसेस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जो है ये लीगल प्रोटेक्शंस होते हैं हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, जो कि सेफगार्ड करते हैं इन्वेंशंस को, क्रिएटिव वर्क को और ब्रांड आइडेंटिटी को, कि वो अनऑथराइज्ड यूज ना हो उसका। तो सबसे पहले समझते हैं पेटेंट क्या होता है। तो पेटेंट जो है ये इन्वेंटर को राइट्स देता है कि जो उसने बनाया है उसकी इन्वेंशन कर पाए और दूसरे उसको ना बनाए, ना उसको बेचे, ना उसको यूज करे उसकी परमिशन के बिना। जैसे आपने मान के चलो कोई नया मोबाइल फोन बना की टेक्नोलॉजी बनाई, अब आप उसका पेटेंट ले लेते हैं अगर गवर्नमेंट से, तो कोई दूसरा बंदा आपके बिना परमिशन के ऐसा फोन या ऐसा चीज, बिल्कुल सेम चीज नहीं बना सकता। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये प्रोटेक्ट करता है नई इन्वेंशंस को, नए प्रोसेसेस को और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को। इसकी वैलिडिटी की बात करें तो ये 20 साल की वैलिडिटी होती है फिलिंग डेट से। मान के चलो आज आपने भरा तो अगले 20 साल तक आप इसके लिए वैलिड रहेंगे, तो उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, अगर एक नई मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी आती है, एड्रेस फार्मूला आता है या एआई एल्गोरिदम आता है, तो उसका पहले जो बंदे इसने बनाया है वो पेटेंट करवाता है और उसके पास राइट्स रहते हैं कि वो खुद से कुछ भी बदल सकता है इसके अंदर, लेकिन दूसरा बंदा कुछ नहीं बदल सकता, ना इसको कॉपी कर सकता, ना इसको बेच सकता। और इसके लिए भारत में कौन सी लॉ है, तो पेटेंट्स एक्ट 1970 भारत में इसका लॉ है जो इस चीज को प्रोटेक्ट करता है। बात करें कॉपीराइट की, तो कॉपीराइट क्या करता है, क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि इसके थ्रू ओनर को राइट्स मिल जाते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और मोनेटाइज कर सकता है अपने कंटेंट को। तो कॉपीराइट में प्रोटेक्ट किए जाते हैं किताबें, म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग्स, सॉफ्टवेयर, ब्लॉग्स, डिजिटल कंटेंट। इसकी वैलिडिटी 60 साल के लिए होती है। इसका एग्जाम्पल है कोई भी नोवेल, किसी ने बॉलीवुड मूवी, सॉन्ग या सॉफ्टवेयर कोड्स। इसके लिए कौन सी लॉ है भारत के अंदर, तो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का। अब ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क क्या है, किसी भी ब्रांड के लोगो को, नाम को, सिंबल को या स्लोगन को प्रोटेक्ट करता है और कोई भी दूसरा बंदा इसको यूज नहीं कर सकता कॉमर्शियल पर्पस के लिए। जैसे एक वेबसाइट है हेल्थ केयर, मेरी वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट का जो डोमेन नेम है हेल्थ केंद्र, ब्रांड नेम भी है, सिंबल है, स्लोगन है, वो कोई और यूज नहीं कर सकता कॉमर्शियल पर्पस के लिए बिना मेरी परमिशन के। तो ट्रेडमार्क के थ्रू ब्रांड की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जाती है, जैसे कि लोगोस, स्लोगन्स, ब्रांड नेम या पैकेजिंग। इसकी वैलिडिटी 10 साल के लिए होती है और ये रिन्यूएबल होता है। इसका एग्जांपल ऐसा कि नाइक के स्वश लोगो, एप्पल का बिटन एप्पल लोगो या मैकडोनल्ड्स का ब्रांड नेम, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए कौन सा लॉ है भारत का, तो ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। जय हिंद, जय भारत।